हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एसएससी के सीबीटी 2 एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं ना उन स्टूडेंट की कुछ शंका के बारे में। देखो कुछ स्टूडेंट का मेरे पास यहाँ पर मैसेज आया है कि सर तैयारी कैसे करें, क्योंकि देखो ऑब्वियस बात है सीबीटी 1 का रिजल्ट अब डिक्लेयर हुआ है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीबीटी 1 के एग्जाम के बाद सब तक तैयारी नहीं करी है या करी है तो उतने पैसे से उतनी स्पीड से नहीं करी है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, उनको पहले नहीं लग रहा था कि उनका हो पाएगा लेकिन उनका हो गया है ना। नॉर्मलाइजेशन वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनकी वजह से। तो देखो ऐसे स्टूडेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि अगले 30 दिन बाद अगर यदि उनका एग्जाम हो भी जाए, जैसे अभी देखो एग्जाम की डेट आई नहीं है लेकिन अब देखो कभी भी आ सकती है, रिजल्ट आ गया, अब कभी भी आप लोगों को डेट एसएससी अनाउंस कर सकता है। हो सकता है अगले 1 महीने में हो जाए, हो सकता है अगले 1.5 महीने में हो जाए, हो सकता है 2 महीने ले ले, है ना। लेकिन आप अगले 30 दिन में ऐसा क्या कर लें कि उसके बाद आपका जब भी एग्जाम लो ना तो आप लोग एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। इसके लिए मैं थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बना के लाया हूं कि अगले 30 दिन में आप लोग एक ऐसी जगह तक पहुंच जाए जहां से आपको ऐसा लगे कि आपने बढ़िया अच्छे से सब कुछ कवर कर लिया है, अच्छे तरीके से आप वेल प्रिपेयर्ड हो। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने रहा हूँ, है ना। तो ये पर्टिकुलर वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने तैयारी अभी चालू करना स्टार्ट करी है या फिर मैं कह दूं 2 4 5 सब्जेक्ट ही कर पाए कंप्लीट, उनका सिलेबस नहीं हो पाया है। तो वो अगले 30 दिन में किस तरह से एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ चले कि वो अपना बेस्ट यहाँ पर दे पाए, वो बताने आया हूं मैं यहाँ पर, है ना। तो देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले सबसे एग्जाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सीबीटी 2 के बारे में आपको बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। कैलकुलेटर अलाउड होता है, 2 घंटे के अंदर पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का है। लेकिन सबसे मेन बात यहाँ पर ये है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है ना। तो सबसे पहले तो पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज रखता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं, बीएमसी का वेटेज सबसे ज्यादा होता है ना। देखो पिछली बार एक ही बार पेपर लगा है आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइम, है ना, ठीक है। तो बीएमसी के 15 क्वेश्चन आए थे आपके आउट ऑफ 100, है ना। तो आप लोगों को सब्जेक्ट किस किस तरह से उसका वेटेज लेके चलते हैं ना, वो आपको एक हल्का सा आप लोगों को यहाँ पर आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले बीएमसी 15 क्वेश्चन आए थे, इरिगेशन के 12 आए थे, एस्टिमेशन के 11 आए थे, आरसीसी के 10 आए थे, एफएम के जो है 10 क्वेश्चन, सोइल के 10 क्वेश्चन, सर्वे के 8 क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट के 8 क्वेश्चन, एनवायरमेंट के 6 क्वेश्चन, स्टील के 5 क्वेश्चन और टोस के आप लोग, टोस में देखो सोम भी आ जाएगा, थोड़ा बहुत मैकेनिक्स का क्वेश्चन आ जाएगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस आ जाएगा। इन तीनों के मिला के 5 क्वेश्चन आप लोगों के आए थे। यानी कि यहाँ से आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों के जो वेटेज है ना वो किन किन सब्जेक्ट का हायर है, किन किन सब्जेक्ट का बिल्कुल ही नहीं है। जैसे कि फिलहाल टोस के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना नहीं है, स्टील के ऊपर आपको उतना ध्यान नहीं देना। एक जो होता है ना डिटेल में क्या पढ़ना है, डिटेल में जैसे आप लोगों ने यहाँ पर इरिगेशन डिटेल में पढ़ना है, बीएमसी डिटेल में पढ़ना है, एस्टिमेशन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करना है। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में आप लोग यहाँ पर रख के चले, है ना। जब आप लोग यहाँ पर इनको दिमाग में रख लेंगे उसके बाद एक बार आप लोगों ने सब्जेक्ट रख लिया उसके बाद आप लोग सिलेबस देखें। देखो सिलेबस के अंदर बहुत सारी कटिंग है, याद कर लेना। देखो सारा सिलेबस नहीं पढ़ना आपको कभी भी। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टील के अंदर प्लास्टिक एनालिसिस आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप सीबीटी 2 का सिलेबस उठा के देखो तो वहां देखोगे प्लास्टिक एनालिसिस है ही नहीं, है ना। फ्लूइड के अंदर भी आप लोग यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारी कटिंग्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि फ्लो थ्रू प्लेट्स नहीं है वहां पर, है ना। बहुत ज्यादा टर्बुलेंट का पार्ट नहीं आता है, विस्कस लेमिनार तक ही आप लोगों से पूछता है, बाउंड्री कंडीशंस वगैरह उतनी ज्यादा नहीं पूछता है आप लोगों से, नहीं है वहां सिलेबस में भी नहीं है ना। सर्वेइंग के अंदर जाओगे आप लोग तो जैसे फोटोग्रामेट्री वाला पोर्शन है वो आप लोगों का नहीं है, सिर्फ इक्विपमेंट आप लोगों के पास है ना। इक्विपमेंट है आप लोगों के, है ना। इसी तरह से आपको यहाँ पर लगभग सारा देखना पड़ेगा। आप लोगों ने अगर सिलेबस नहीं देखा है या क्या क्या छोड़ना आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पर साइड में एक वीडियो लगा दूंगा। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर पार्ट ढंग से बताया हुआ कि क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, है ना। चलो फिलहाल के लिए तो आप लोग यहाँ पर इनको ध्यान रखे चले। तो जो वेटेज वाले सब्जेक्ट है उनको आप लोग बड़े अच्छे तरीके से करें, स्पीड से करें, है ना। देखो थोड़ा सा स्पीड से आप लोगों को सवाल करने पड़ेंगे, है ना। अब देखो क्वेश्चन का पैटर्न जो है किस तरह से आता है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि एजम्पशन रीजन के आप लोगों को जो पिछली बार पेपर हुआ था उसमें कितने सवाल थे, उसमें 5 क्वेश्चन थे, 21 सवाल स्टेटमेंट वाले थे, थ्योरी वाले 37 सवाल थे, डायरेक्ट क्वेश्चन वाले, है ना। न्यूमेरिकल आपके 28 के आसपास है और डाटा बेस्ड क्वेश्चन थे। डाटा बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है सीधा जैसे कि आईएएस 456 से पूछ लिया, आईएएस 800 से पूछ लिया, है ना, डायरेक्टली डाटा बेस्ड, है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर पेपर का आइडिया रहना चाहिए। पेपर में देखो सर देखो स्टेटमेंट वाले सवाल आ रहे हैं, एजम्पशन रीजन आ रहा है, इसके अलावा डायरेक्ट थ्योरी वाले सवाल भी आ रहे हैं और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं, है ना। तो इनका भी आपको ध्यान देके चलना है। जब भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे किसी पर्टिकुलर बुक से करोगे ना, है ना, तो जिस भी बुक से आप लोग प्रैक्टिस करो तो उसमें किस किस पार्ट पे कितनी कितनी मेहनत करनी है। जैसे कि आपको यहाँ पर पता है कि सर देखो न्यूमेरिकल अच्छे खासे थे, न्यूमेरिकल पे मेहनत करो, स्टेटमेंट वाले सवालों पे मेहनत करो और एजम्पशन रीजन तो बिल्कुल करनी ही करनी है ना।
तो इन तीनों के ऊपर आपको अच्छी मेहनत करनी है। हालांकि देखो थ्योरी वाले जो डायरेक्ट सवाल है वो आप लोग वैसे भी कर पाएंगे ना। इसमें अगर आप बात करें तो डायरेक्टली जो थ्योरी से सवाल आ गए वो मेजर पार्ट आपका थ्योरी वाला ही है। न्यूमेरिकल आपके थोड़े कम ही आ रहे हैं ना, लेकिन न्यूमेरिकल आ रहे हैं, 28 सवाल कम नहीं होते, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर एक बार जब भी प्रैक्टिस करो, जो भी बुक आप लोग उठा रहे हो उस बुक के अंदर आप लोग ये सब बातें आप लोग ध्यान देके चलेंगे। अब सर आप ही बता देते थोड़ा सर कौन सी बुक जो है बढ़िया रहेगी। तो देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कौन सी बुक लगानी है। देखो आप लोगों को यहाँ पर देखो ईएससी वाली जो बुक्स है ना वो आप लोग यहाँ पर लगा लो। अब देखो आप सारी लगा नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि अब आप हो गए थोड़े से लेट, आपको पता नहीं है आप लोग कितने दिन में कवर कर पाओगे, है ना। तो देखो ये तीन जो है बुक्स फिलहाल सीबीटी 2 के लिए सबसे बेस्ट है, जिसके अंदर देखो एसएससी जेईई के जो प्री वाले क्वेश्चंस है ये काम आते हैं आपको, जो डायरेक्ट सवाल लगाते हैं ना, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, उनमें ये बहुत हेल्पफुल है। देखो सर मैंने ये वाली बुक क्यों लगाई है, ये जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना आप लोगों के, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर अगर आप लोग चेक करें, जब मैं ये थ्योरी वाले सवाल बोल रहा हूँ, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस की बारे में बात कर रहा हूँ, जो 37 क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन आपके इसमें से मैक्सिमम सवाल है ना, ये आपको यहाँ से रिपीटेड देखने को मिल जाएंगे इस वाली बुक से। ठीक है, स्टेटमेंट वाले सवाल और एजम्पशन रीजन वाले सवाल के प्रैक्टिस के लिए आपकी ईएससी प्री वाली बुक बहुत सफिशिएंट है, बहुत अच्छी है। ठीक है, तीनों नहीं लगानी है, आप अपने हिसाब से कोई भी चुन लेना है ना। अगर यदि आप लोगों को यहाँ पर डाटाबेस सवाल करने हैं, थोड़ी सी थ्योरी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो ये दोनों ही बुक बेस्ट है ना। ये यूथ की एई वाली बुक है, इसके 2 वॉल्यूम आते हैं। अब डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है, आपने कौन सी बुक पहले लगाई हुई है, उसके हिसाब से कोई भी बुक चुन लेना है ना। देखो ये तो कंपलसरी है ना, ये तो लगानी है प्री वाली, क्योंकि ये आपने प्री में भी लगा रखे, तो ये आप लोग जो है जल्दी से निपटा दोगे, है ना। इसके अलावा इन दोनों में से एक बुक आप लोग कोई ना कोई सी चुन लो, या तो ये चुन लो या ये चुन लो, है ना। इसमें भी अच्छे खासे न्यूमेरिकल स्टेटमेंट वाले सवाल भी हैं, सब तरीके के सवाल है, इसमें भी अच्छे खासे सवाल है ना, इसके भी कम नहीं है। ईएससी के क्वेश्चन जो है एई वाले, या मैं बात करूं कि जो भी स्टेट वाले सवाल, देखो ये यूथ एई की बुक है ना, तो एई वाली जो बुक है ना, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि कहीं भी किसी भी स्टेट में एई का सवाल बनता है ना, तो ये एई वाले खुद से क्वेश्चन तो बनाते नहीं है स्टेट वाले, ये क्या करते हैं इसी के सवाल उठा के इसमें डाल देते हैं। तो ये जो ईएससी वाले क्वेश्चन है ना, एग्जैक्टली आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें ही न्यूमेरिकल भी देखने को मिल जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा सवाल भी बहुत है, लेकिन ये बुक जो है बहुत बढ़िया अपने आप में, है ना। ये इसके भी 2 वॉल्यूम आते हैं, इसके भी 2 वॉल्यूम आते हैं, है ना। इसमें बहुत ज्यादा सवाल है, इसमें थोड़े से कम सवाल है कंपेयर टू दिस। तो आप लोग यहाँ पर डिसाइड कर लेना आप लोग कौन सा कर पा रहे हो, उनको आप लोग यहाँ पर करना चालू कर दो, और उन सब्जेक्ट की ज्यादा प्रैक्टिस करना जिनका वेटेज सच में ज्यादा रहता है, और जिनका कम वेटेज है ना, उस पर प्रैक्टिस थोड़ी सी लिमिटेड रखोगे आप लोग, तब भी आप लोगों का काम बन जाएगा। तो इन दोनों में से आप लोग निकाल लेना सारी। अगर यदि आप लोग नहीं कर पाओ, तो जैसे कि अगर यदि आपके पास टाइम कम रहे, तो आप लोग 2018 से ऊपर वाले कर लेना सवाल, है ना। लेटेस्ट वाले अगर आप नहीं कर पाओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास जैसे पुराना एडिशन पड़ा है, 2018 से पहले वाले कर लिए, है ना। इस तरह से आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करते हुए चले जाना। ठीक है, हालांकि करने आपको 2022 तक चाहिए, लेकिन नहीं है तो फिर आप लोग लेटेस्ट वाले छोड़ सकते हो, पीछे वाले तो आपको करने है ना। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरह से आप लोग डील करोगे, और इसी पर्टिकुलर वे में चलना। सब्जेक्ट का जो मैं आप लोगों को वेटेज दिखा दिया, इसके हिसाब से आप लोग मेहनत करना। जैसे आप लोग पहले पीएमसी, एरिगेशन, एस्टिमेशन, आरसीसी ये सब निपटाओ, सोइल वगैरह, तो फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगता है। जब मोर देन 50% से ज्यादा सब्जेक्ट हो जाते हैं ना, फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर यदि आपका प्रीलिम्स निकला है तो आपके 2 या 3 सब्जेक्ट, तो ऐसे मान ही सकता हूँ कि 13 सब्जेक्ट में से 2 या 3 तो अच्छे होंगे ही होंगे। उनको छोड़ के बाकी के आपने 5-6 सब्जेक्ट और अच्छे कर दिए ना, तो फिर टेस्ट में थोड़े थोड़े नंबर आने लगेंगे। फिर आपको वहां से आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो फिर आप लोग और ज्यादा मेहनत करोगे। तो अगले 30 दिन में आपको क्या करना है, अगले 30 दिन में आपको सिर्फ ये 2-3 काम करना है। मैंने आपको बता दिया है कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए बुक्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर सजेस्ट आप लोगों को यहाँ पर कर दिए हैं। आपको बस पढ़ना है ना, आपको बस पढ़ना है ना। याद रखना कि नोट्स जो है ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, ज्यादा नोट्स से मत घुसे रहना। आप ऑलरेडी नोट्स अच्छे से रीड किए होंगे तभी जाके आपका प्रीलिम्स निकला है, अदरवाइज नहीं निकला होगा, है ना। तो नोट्स आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, आप लोगों को यहाँ पर जो है मेजर डाटा याद कर लेना है। और जो है नोट्स में ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम नोट्स में घुसे रहो आप, है ना, नहीं। थोड़ा बहुत नोट्स सीख लिया, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ लिया, 3-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे के अंदर पूरा सब्जेक्ट निपटाया नोट्स के थ्रू। फिर क्वेश्चन करने बैठ गए उस सब्जेक्ट के, ना ज्यादा समय नहीं लगाना। ऐसा नहीं नोट्स ही आप 6-6 दिन तक पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। जिस भी सब्जेक्ट को आप लोग चालू कर रहे हो, सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ना चालू कर दो, थोड़े से पढ़ लेना। ऐसा हो 5-6 घंटे पूरे नोट्स कंप्लीट कर लिए, सब्जेक्ट के नोट्स कंप्लीट कर दिए, फिर क्वेश्चन करना आप लोग यहाँ पर चालू कर दो, है ना। मेरे ख्याल से कोई भी सब्जेक्ट को अगर यदि आप लोग टारगेट करोगे तो मुश्किल से 2 या 3 दिन में हो जाएगा।
और तो ये कुल मिला के 3 दिन आप लोग एक सब्जेक्ट को दोगे तो 10 सब्जेक्ट आपके निपट जाएंगे 30 डे के अंदर, है ना। 3 दिन से ज्यादा नहीं देना है ना, 3 दिन बहुत होते हैं, मोर देन सफिशिएंट होते हैं यार, है ना, मोर देन सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो 3 दिन करना, हर दिन 200-300 क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे। वो थोड़ा टफ टारगेट है, 300 क्वेश्चन कैसे लगेंगे या 250 क्वेश्चन कैसे लगेंगे। जब 300 का टारगेट बनाओगे तो 250 तो लगाओगे ही लगाओगे यहाँ पे ना। तो 750 सवाल आप लोग के यहाँ पर या 800 सवाल आप लोग लगा दोगे ना एक सब्जेक्ट के, तो ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट जो है आप लोग के यहाँ पर कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है कि किस तरह से आप लोग चल सकते हो। अगर आप लोग ज्यादा कर पा रहे हो, 300 से ज्यादा कर पा रहे हो, ईएससी लेवल के सवाल यूजुअली होते नहीं है इतने ज्यादा, बट कर पा रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको लगना पड़ेगा। आप लोग थोड़े से लेट हुए हो तो आपको करना ही पड़ेगा भैया, और कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास, है ना। अब देखो सीधी सी बात है, 1-2 महीने या तो आलस कर जाओ या ढंग से आप लोग यहाँ पर मेहनत कर लो, तो फिर आपको जिंदगी भर जो है रेस्ट करने का ही काम रहेगा। जब जॉब आपके हाथ में आएगी आप लोग उस टाइम को इमेजिन कर लेना, और मेहनत के लिए जो भी आप लोगों का मोटिवेशन है ना वो आपके अंदर से आ जाना चाहिए भैया ना। चलो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।